हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एडवांस स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ उपसर्ग और प्रत्यय। आप अपने हिंदी व्याकरण की किताब निकालें और हिंदी की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो आपका पीछे का काम छूट गया है वो आपको आसानी से मिल जाएगा और हिंदी की जो नई वीडियो बनेंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। आइए हम उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में जानते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उप जमा सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, मतलब कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। अब हम देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मूलतः क्या है? शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है और रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। ये हुए आपके शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। आइए देखते हैं उपसर्ग से कैसे यौगिक शब्दों की रचना होती है। अति जमा अंत अत्यंत। अति क्या है? उपसर्ग। मूल शब्द क्या है? अंत। अंत के आगे जब हम अति उपसर्ग लगाते हैं तो यौगिक शब्द बना अत्यंत। प्रत्यय से लेन जमा दार, लेनदार। इसमें मूल शब्द है लेन और प्रत्यय है दार, यौगिक शब्द हुआ लेनदार। समास से प्रति जमा दिन, प्रतिदिन। प्रति क्या है? शब्द है और दिन भी क्या है? शब्द है और यौगिक शब्द हुआ प्रतिदिन। अब कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, जैसे सव जमा तंत्र जमा ता। अब इसमें तंत्र क्या है? मूल शब्द है और उपसर्ग क्या है? सव। ता क्या है? प्रत्यय है, तो इसका बना स्वतंत्रता। कभी कभी क्या होता है? 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे समझ जमा दार जमा ई। मूल शब्द क्या है? समझ, दार क्या है? प्रत्यय और ई क्या है? प्रत्यय है, तो इसका शब्द बना समझदारी। आइए अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो लगभग समान है, उनमें बहुत कम अंतर होता है। नंबर 1 क्या है? दोनों में शब्दांश का प्रयोग होता है। शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का खंड, शब्द का टुकड़ा। उपसर्ग में शब्दांश जो है वो मूल शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय में शब्दांश मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। मूल शब्द क्या है? सार्थक शब्द। वो शब्द जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है उसे मूल शब्द या सार्थक शब्द कहते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र अवस्था में प्रयोग नहीं होता, जैसे वी, सम, कु, बे आदि। इनको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, इनका कोई अर्थ नहीं होता,
लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं उपसर्ग के रूप में या प्रत्यय के रूप में, तो ये उस शब्द का अर्थ जो है वो परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देखिए। अब आप ये शब्द देखिए, ज्ञान, देश, भिन्न, तान, योग, रोध आदि। इनके आगे यदि हम वी शब्दांश लगाएंगे तो इनका जो है अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, ज्ञान, ज्ञान के आगे यदि हम वी जोड़ देते हैं तो विज्ञान हो जाता है। देश के आगे यदि वी जोड़ देते हैं तो विदेश हो जाता है। आगे देखिए, विभिन्न, वितान, वियोग, विरोध हो जाता है। वी शब्द के आगे जुड़ने से इनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप देखिए, ज्ञान क्या है? समझ। विज्ञान क्या है? साइंस। अब देखिए, यदि मूल शब्द यश, मान, कीर्ति शब्द, इनके आगे अप जोड़ दिया जाता है। अप उपसर्ग के जोड़ने से अपयश, अपमान, कीर्ति, अपकीर्ति शब्द, अपशब्द जो है वो बन जाते हैं। और देखिए, उप जोड़ने से उप जमा चार उपचार, उप जमा वन उपवन, उपदेश, उपग्रह। उपर्युक्त उदाहरणों में देखिए आप, यश, मान, कीर्ति शब्द, चार, वन, देश तथा ग्रह मूल शब्द हैं। इनमें अप और उप उपसर्ग जोड़ने पर अर्थ परिवर्तन हो गया और शब्दों के अर्थ में विशेषता आ गई। आगे है उपसर्ग की परिभाषा। ऐसे शब्दांश जो शब्द से पूर्व जुड़कर, शब्द से पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अलग अलग भाषा के अलग अलग उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने पर संस्कृत के अव्यय आदि। अब देखते हैं, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है और हिंदी के उपसर्गों की संख्या 12 है। कहीं पर ये 11 दिखाई जाती है और कहीं पर ये 12 दिखाई जाती है। उर्दू के उपसर्ग 12 है। अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है। नंबर 1 है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग देखिए, अधि, अव, अभि, उत, दुर, दुस, नि, निर, निस, परा, परि, प्रति, वि, सम, तत्, आ, उप आदि। यदि हम इन उपसर्गों को किसी मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं तो उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, अधि क्या है? ऊपर या श्रेष्ठ, तो इसके शब्द बना अधिपति, अधिकार, अधिकरण आदि। अब अति का अर्थ भी क्या होता है? अधिक। इसका शब्द बना अति जमा अधिक, अत्यधिक। अधिक क्या है? मूल शब्द है और उसके आगे अति उपसर्ग जुड़कर अत्यधिक हो जाता है, अत्यंत, अतिरिक्त आदि। अनु पीछे समान। अनु शब्दांश को जब हम शब्द के साथ जोड़ते हैं तो वो देखिए अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन आदि हो जाता है। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। अपयश, अपमान, अपकार। अभी होता है सामने, चारों ओर या पास। इसके शब्द बने अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख आदि। आप यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग पढ़ सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग देखिए, अध। अध का अर्थ होता है आधा, अधपका, अधखिला, अधमरा आदि। यहाँ पर देखिए पका। पका के आगे यदि हम अध उपसर्ग लगा देते हैं तो वो अधपका
यानी कि आधा पका हुआ, इसका अर्थ निकलता है अध खिला आधा खिला हुआ। आगे है अन। अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध। जैसे अनजान, जान के आगे यदि हम अन लगा देते हैं तो अनजान बन जाता है। जान का मतलब होता है जानना किसी को, अनजान का अर्थ होता है किसी को नहीं जानना। अनपढ़, पढ़ के आगे अन उपसर्ग लगाने पर अनपढ़ हो जाता है, अनहोनी आदि। आगे है अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध। अचेत, अछूत, अकाल आदि। आप यहाँ पर आगे हिंदी के उपसर्ग पढ़ सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। उर्दू के उपसर्ग है कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा। जैसे कमजोर, कम अकल, कम सिन। आगे है खुश, अच्छा, खुशबू, खुशखबरी, खुश नसीब आदि। आगे है गैर। गैर का अर्थ होता है निषेध, भिन्न या अलग। जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार आदि। आगे है ना। ना का अर्थ होता है अभाव, नापसंद, ना समझ, नाराज, नालायक आदि। इन शब्दों में उपसर्ग जो है वो उर्दू के लगते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। आगे आप उर्दू के उपसर्ग पढ़ सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग सब। सब का अर्थ होता है अधीन, नीचे। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब कलेक्टर आदि। आगे है वाइस। वाइस का अर्थ होता है सहायक, वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट आदि। आगे है जनरल, जिसका अर्थ है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर आदि। आगे है हेड। हेड का अर्थ होता है मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क आदि। आगे है संस्कृत की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। देखिए उपसर्ग क्या है अधः। अधः का अर्थ होता है नीच। जैसे अधः पतन, अधो गति आदि। आगे है अंतः। इसका अर्थ होता है भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय आदि। आगे है अभाव, अशोक, अकाल, अनीति आदि। आगे है अलम। अलम का अर्थ है पर्याप्त, अलंकार, अलंकृत आदि। आगे है अवि। अवि होता है प्रकट, किसी चीज को प्रकट करना, आविष्कार, आविर्भाव आदि। तो बच्चों ये था आपका पाठ उपसर्ग। आशा है आपके पाठ समझ में आया होगा। भाग 2 में हम करेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। धन्यवाद।